जय हिंद साथियों, आप सबको पता होगा विराम चिन्ह का टॉपिक जिसका पहला जो चैप्टर है वो मैंने आपको करवा दिया है। वर्णमाला के मैंने आपको 3 चैप्टर करवाए हैं, साथ ही में यहाँ पर आपको 3 वीडियोस, मतलब आपका वर्णमाला पूरा खत्म हो जाएगा। वहां से आने वाले 4 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं 2 वो आराम से क्लियर आपके हो चुके होंगे। जिन्होंने नहीं दे रखा है वो देख लीजिएगा। आपका पेपर किसी का भी हो जिसमें हिंदी आता है, मतलब उसमें बहुत जरूरी है ये सारी क्लासेस। आप एक बार देखेंगे ना तो आपको फील होगा यार अच्छी जगह है, और यहाँ पर हमको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। थ्योरी जो आपको बताई जाती है उसको नोट करना चाहिए। अब देखिएगा, ये आपका विराम चिन्ह का दूसरा वीडियो है, इसमें पूरा विराम चिन्ह खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज के लिए काफी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं ऑलरेडी, मैं आपको कम से कम 100 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पर आप सबके सामने जो सवाल आ रहे हैं उनको आप आराम से जो है वो लगाते जाइए ताकि आपका स्कोर बेस्ट रहे। अब देखिए 20 क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको करवा दिए थे। यहां पर देखिए अगला जो प्रश्न है वो है 21 नंबर का, कि जहां पर भी हर्ष हो, दुख हो, घृणा हो या पीड़ा हो, ठीक है, जहां पर भी दुख का भाव हो या फिर हैप्पीनेस हो, तो वहां पर मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो विस्मयादिबोधक शब्द होता है, ठीक है ना। जहां पर जैसे लिखते ना अरे राम, क्या लिखते हैं? अरे राम लिखते हैं जी, तो यहां पर अरे राम हो गया, ठीक है। ऐसे कोई भी मतलब आपके जो मन में जो भाव आए वो भाव से संबंधित जो है ये होता है। आगे देखिएगा, आगे देखिए, मनोभाव को सूचित करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जहां पर भी मन के अंदर कोई भी भाव आ जाए। अब देखिए मन के अंदर कैसा कैसा भाव आएगा, या तो दुख का होगा या फिर खुशी का होगा, इस तरह से, तो वहां पर कौन सा चिन्ह होता है? विस्मयादिबोधक जो होता है वो शब्द होता है। आगे देखिएगा, अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो यहाँ पर अरे वाह लग गया, मतलब यहाँ पर आपको जो है वो विस्मयादिबोधक साइन लगा देना है। समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत है किसी को? तो ये जो है यहाँ पर ये विस्मयादिबोधक जो है वो चिन्ह आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्मयादिबोधक जो है वो चिन्ह आपका हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये ऑलरेडी आपका जो डी नंबर का आंसर है ये आपका एग्जैक्टली सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका कोई भी सवाल नहीं बच रहा होगा क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सवाल लगा चुके हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, और देखिएगा यहाँ पर लिखा है ओहो बहुत कठिन समय आ गया। ओ माय गॉड, बहुत कठिन समय आ गया है, ठीक है। मतलब पेपर पास नहीं हुआ, नौकरी मिली नहीं, अब घर खेती में काम करना पड़ रहा है। तो सीधी बात है, यहाँ पर मन के अंदर जो भी भाव आया, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उस शब्द के पीछे जो है वो आपको विस्मयादिबोधक साइन जो होता है वो लगाना होता है। आगे देखिए, आगे देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा, आगे इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? पहचान लिया, बी नंबर का हो जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है बताओ? बी नंबर का हो जाएगा। आगे देखिएगा, अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह आएगा? आपको पता है अरे के बाद ये जो साइन आया है ये कौन सा साइन है? ये आपका विस्मयादिबोधक साइन है। कौन सा? ये विस्मयादिबोधक साइन है, ठीक है। आगे देखिएगा, मतलब हर क्वेश्चन, मतलब जो भी विराम चिन्ह है उससे संबंधित सफिशिएंट एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखे हैं जो पेपर में आए हुए। आगे लिखा हुआ है आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ गया, ठीक है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? क्योंकि देखिए पहली बात तो ये समझो, ये लगेगा कहाँ? क्या ये लगेगा कहाँ? आपको पता है आहा तुम्हें पाकर, मतलब सीधे ये सब्जेक्ट है, करता है, तो कर्ता से पहले जो भी शब्द आएगा ना वहां लगेगा। अब जैसे आहा आ गया, ओहो आ गया, उसके बाद अगर कोई भी शब्द जुड़ा हुआ है, संज्ञा जुड़ी हुई है, तो फिर उस संज्ञा के बाद आएगा। तो यहाँ पर कौन सा आपने लगाया? विस्मयादिबोधक साइन लगाया है। आगे आप देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। आगे सवाल है कि प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़ करके सभी वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? बड़ा ही प्यारा सवाल है, ये आपको पता रहना चाहिए कि प्रश्नवाचक और विस्मयादि को छोड़ करके सभी वाक्यों के अंत में आपको पता है कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? योजक, पूर्ण विराम या कॉमा चिन्ह? ना, पूर्ण विराम लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम लगाया जाता है। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम एक कॉमा को बोलते हैं। कॉमा चिन्ह ऑलरेडी कॉमा ही होता है, ठीक है। योजक चिन्ह होता है छोटा वाला साइन जो 2 शब्दों को, 2 संज्ञाओं को या 2 रिपीटेड नाम को जो है संज्ञाओं को जोड़ने का काम करता है। आगे देखिएगा, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? देखिएगा, किसी भी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, यानी कि देखिए निर्देशक, उपविराम, कोष्टक या विवरण। तो यहाँ पर कोष्टक लगाया जाता है। कोई भी आप एक वाक्य लिख दिया, कोई भी आपने एक शब्द लिख दिया और उस शब्द में क्या होता है, बात समझ में नहीं आ रही, ये जो नाम है इसका एक्चुअली मतलब क्या है, तो उसे स्पष्ट करने के लिए वहां पर कोष्टक में उस शब्द का लिखते ही नहीं लिखते हैं। तो बस वही वाली बात है। जैसे मान लीजिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल से आपको जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं
एक एग्जांपल से बता रहा हूं, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि मीना स्कूल जाता है, साफ साफ है ये कि यहाँ पर भाई देखो मीना जो है वो कौन है, पुरुष है। यहाँ पर जाती है तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा कोई शब्द आ जाए जो समझ में ना आए कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो हम इसे समझाने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर कोष्टक लगा करके और लिख देंगे ये पुरुष है। क्या ये लिख देंगे यहाँ पर पुरुष है। वो सारी चीजें मतलब वही मैं कहना चाहता हूं जो मैंने आपको अभी बताया है। आगे देखिएगा, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए किस अंश को मूल वाक्य में अलग रखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए तो सीधे सीधे व्याख्या करेंगे तो अर्ध नो कोष्टक उद्धरण चिन्ह हो जाएगा, निर्देशक हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह तो नहीं होगा जी। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए ना, वो कोष्टक ही होगा। क्या होगा, वो कोष्टक ही होगा। मतलब बी वाला जो है इसका सही आंसर आपके सामने हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे सवाल देखिएगा, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है। समान का मतलब होता है जैसे आपने लिखा कि 5 बराबर 5, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, LHS बराबर RHS, पढ़ा है ना जी 10th क्लास में, वही। तो ये तुल्यता सूचक चिन्ह होता है क्योंकि ये दोनों को जो है वो समान जो है वो कर देता है, तो ये समानता सूचक हो गया। ये कौन सा हो गया, ये दोहरा उद्धरण हो गया, ठीक है, या फिर ये पुनरुक्ति भी हो सकता है। आगे देखिएगा, ये आपका क्या हो गया, ये अल्प विराम हो गया, ये आपका जो हो गया विवरण हो गया। क्या हो गया, डी वाला जो है वो विवरण हो जाएगा। आगे आप देखिएगा, आगे बेहतरीन सवाल है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। देखिएगा, निर्देशक और विवरण में आपको फंसना नहीं है, मैं आपको बताता हूं। निर्देशक जो होता है ये बड़ा वाला डैश सा होता है। क्या होता है, निर्देशक जो होता है बड़ा वाला डैश होता है और योजक जो होता है वो छोटा होता है। यानी कि योजक की लंबाई मान लीजिएगा अगर ये मतलब 10 सेंटीमीटर है ना, तो जो निर्देशक चिन्ह होगा वो होगा कम से कम 20-25 मीटर। समझ में आ गया, ये वाली बात आपको समझा दिया। ये कौन सा बताओ, ये त्रुटि बोधक होता है। कहीं पर भी कोई हंस पद है, गलती हो जाए तो उस शब्द के आगे ऐसे लिख दिया, मतलब यहां पर आपने ऐसे लिख दिया, यहां पर कोई शब्द लिख दिया। आगे ये वाला देखो, ये वाला कौन सा है, ये दोहरी उद्धरण है। ये कौन सा बताओ, ये विषमादि है। आगे देखिएगा, आगे देखिए, उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इसमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो, ठीक है, तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं। देखिएगा, कभी भी व्याख्या वगैरह करने के लिए आपको होता है विवरण चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए, किसका किया जाता है बताओ, विवरण चिन्ह का। किसी के बारे में विवरण देना हो, व्याख्या करनी हो तो वहां पर विवरण चिन्ह का उपयोग। ये कौन सा है बताओ, ये उपविराम चिन्ह है। कौन सा है ये आपका उपविराम चिन्ह है। यूपी पुलिस पिछली बार आया था। आगे देखो, ये तुल्यता सूचक है, समानता समान बताता है। ये आपका जो है ये अल्प विराम है। छोटे छोटे देखो, कंफ्यूज नहीं होना इन शब्दों में। अच्छा, एक देखेगा, मैं आपको बताता हूँ, निर्देशक और विवरण में आपको थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ये बताओ, ये वाला साइन कौन सा होता है, ये निर्देशक होता है। कौन सा होता है, ये निर्देशक होता है। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है। अब एक और चीज होता है कि अगर आपका विवरण चिन्ह पूछ लिया जाए तो क्या होगा, अब जैसे विवरण, ये कौन सा चिन्ह है बताओ, ये है आपका विवरण। क्या विवरण। अब इसे सर जी याद कैसे करेंगे, याद देखो ऐसे करेंगे, मान लो विवरण का मतलब मैंने यहां पर लिख दिया, क्या बी लिख दिया, क्या विवरण का मतलब मैंने वी लिख दिया। अब बताओ यहां से बी बन सकता है क्या, यहां से बी बन सकता है। देखो बिल्कुल बी बन गया। क्या यहां से देखो विवरण का चिन्ह ऐसे ही होता है ना। अब मैं अगर बी बनाना चाहूं, क्या मैं अगर बी बनाना चाहूं तो ऐसे कर दीजिएगा, और ये से ऐसे और ऐसे, ये हो गया। तो इस पर कोई गलती तो नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। तो बिल्कुल बस वही चीजें जो मैं आपको चाहता हूं कि आप कंफ्यूजन के शिकार ना रहे। आगे देखिए, आगे सवाल है कि पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, जिसे क्या कहा जाता है। पूर्ण विराम कहो या फुल स्टॉप कहो, अंग्रेजी में बोलते हैं भैया फुल स्टॉप, और बाकी हमारा हिंदी में बोलते हैं उसको पूर्ण विराम। अर्धविराम क्या होता है, हल्का सा, देखो एक सेकंड मैं बताता हूं आपको। पूर्ण विराम की देखो, अर्धविराम क्या होता है, एक बिंदी होता है, नीचे कॉमा होता है, योजक चिन्ह छोटा सा डैश होता है, विवरण चिन्ह होता है, विवरण मतलब बी बन गया। क्या विवरण मतलब बी बन गया, तो बी बन गया मतलब ये वाला, 2 बिंदी आगे ऐसा डैश। निर्देशक में पूरा डैश होता है। फुल स्टॉप तो आपको पता ही डंडा होता है। आगे देखिएगा, आगे देखो, उपविराम का चिन्ह आपको बताना है। सारे सवाल आपको जो है वो पते रहने चाहिए। देखो, उपविराम का जो चिन्ह है वो 2 बिंदी को उपविराम कहते हैं। ये योजक चिन्ह है, छोटा सा साइन है ना डैश वाला, छोटा, ये जो है वो ये आपका योजक साइन हो गया। इसके बाद में देखो ये विवरण चिन्ह हो गया। ये कौन सा, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या है ये, क्वेश्चन मार्क है। जाओ लगा दो रेखा उसे, देखो
इसके बाद देखिएगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको सवाल बता दिया है पहला वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो बताता हूँ। देखिएगा इसमें बोल रखा है उपविराम का उपयोग इनमें से किस वाक्य में किया गया है। देखिए पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि उपविराम होता क्या अच्छा वो जो था वो अर्धविराम से संबंधित था, याद आ गया मुझे, इसमें पूछा गया उपविराम से, ठीक है। अब पहले आपको समझ में आना चाहिए। देखिएगा ये वाला जो साइन है ये कौन सा है बताओ, ये योजक है, क्या है, योजक चिन्ह है। ये वाला क्या बताओ, ये उपविराम है, बार बार बोल रहा हूं भाई, अब तो याद हो जाना चाहिए, ये उपविराम है। ये वाला कौन सा है, इसके बीच में एक बिंदु नीचे कॉमा, ये आपका अर्धविराम है। ये कौन सा है, देखो ये वही क्या जो मैंने बी बताया था, विवरण वाला है, ठीक है, विवरण हो गया ये वाला। चलिए इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा, उपविराम है, मतलब बी वाला हो जाएगा। अब देखो एक सवाल है कि कामता प्रसाद जी का नाम आ गया, तो आपको एक चीज़ और याद रखना है कि श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ब्राह्म चिन्हों को किस भाषा से लिया गया था। देखिए कामता प्रसाद गुरु मानते थे कि ये जितने भी ब्राह्म चिन्ह आए वो अंग्रेजी से लिए गए, ठीक है, अंग्रेजी की जो भाषा है वहाँ से लिए गए, तो ये अंग्रेजी से लिए गए ऐसा वो मानते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो साइन है वो ऑलमोस्ट भी देख सकते हैं वो इंग्लिश में ही देखे थे आपको, अंग्रेजी। लेकिन कामता प्रसाद गुरुजी ने ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी बताई थी बताओ, 20 बताई थी। कितना बताया था, 20 बताया था। इसके अलावा कुछ और है वो आप देख लीजिएगा, लाइन पे बने रहिए, आपकी सारी जो है वो डाउट जो बैक टू बैक खत्म हो जाएंगे। अब आप देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा कि सामासिक पदों, पुनरुक्त या युग्म शब्दों के मध्य में कौन सा चिन्ह आता है। ये काफी बार पूछा गया सवाल है, इसको याद रखना। देखो सामासिक पद हो गया, जैसे आपने द्वंद्व समास देख रखा होगा, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे मैंने लिखा, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम, अरे एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए आप। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा माता पिता, क्या मैंने लिखा माता पिता, एक दूसरे के उल्टे शब्द होते हैं, आपको होता है द्वंद्व समास में, तो ये वाला जो साइन होता है ये योजक चिन्ह होता है कि नहीं होता। तो सामासिक पदों में कौन सा चिन्ह हो गया, योजक चिन्ह हो गया। पुनरुक्ति जैसे मैंने राम राम जी बोलते हैं, राम राम जी, ठीक है, तो राम राम जी ऐसे आता है, क्योंकि ये पुनरुक्ति मतलब वही शब्द जो है वो दोबारा आ गया है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह बताओ, ये योजक चिन्ह है। इसके बाद में देखो युग्म, कभी अब ये भी तो एक युग्म ही है, माता पिता के जोड़ा है, ठीक है, लड़का लड़की का जोड़ा हो गया तो युग्म हो गया, उनके बीच में मतलब लड़का और लड़की के बीच में भी योजक चिन्ह हो गया, वही वाली बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। आगे देखिएगा, अच्छा इन शब्दों के बारे में भी आपको पता होना, योजक चिन्ह छोटा सा डैश होता है, अल्पविराम कोमा को बोलते हैं। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, उद्धरण चिन्ह जो होता है वो एकहरा भी होता है और दोकहरा भी होता है। बताऊंगा इसका काम क्या होता है। अर्धविराम का मतलब एक बिंदु नीचे कोमा होता है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखो कि किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में देखिएगा विवरण, रेखांकन, लाघव या लोप। देखिए विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं, ठीक है, किसी की बात को स्पष्ट करने के लिए विवरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। किसका, विवरण चिन्ह का करते हैं। लाघव मतलब वही लास्ट में 0 0 होता है, ठीक है, और लोप, ठीक है, लोप हो गया है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखो, आगे देखिएगा कि किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। किसी भी अक्षर या शब्द की बात हो रही है तो याद रखना एकहरा उद्धरण होता है, ठीक है, क्या होता है वो एकहरा, अरे वही ये जो ये होता है इन्वर्टेड कॉमा होता है, ठीक है। अगर किसी अक्षर या शब्द की बात करते हैं, किसी वाक्यांश की या वाक्य की बात नहीं हो रही है, किसी के कहे गए कथन की बात नहीं हो रही है, वो एक लंबा चौड़ा कथन होता है। तो अब जब बड़ा लंबा चौड़ा होगा, वाक्यांश होगा या वाक्य होगा, तो उस पर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और इन दोनों से पहले यहाँ पर जो आगे जो वाक्य कहा गया उसके पीछे एक आपको अल्प विराम लगाना। याद रखना अगर ये वाला साइन आ गया तो ये छोटा वाला जो कॉमा है वो जरूर आएगा, इसको भूलना नहीं है। और अगर शब्द आ जाए, कोई अक्षर लिखा हुआ है, उसको हाईलाइट करना है, बल देना है उस पर, तो आपको सिर्फ एकहरा उद्धरण चिन्ह ही लगाना है, ठीक है, इसलिए दोहरा वाला नहीं लगाना है, ठीक है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। आगे देखिएगा, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है, ये भी ना बता पाए तो मतलब गड़बड़ है। अब देखो ये कौन सा बताओ, अल्प विराम, विस्मय आदि, और ये कौन सा हो जाएगा, अर्धविराम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइएगा मेरे भाई, आगे बढ़ जाइएगा। आगे देखिएगा, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य में कौन सा चिन्ह लगाया गया है। आपको पता है ना, माता पिता के बीच मैंने आपको बताया था, ये सामासिक द्वंद्व समास का उदाहरण है माता पिता। ये देखो एक उल्टा होता है एक तरह से, ठीक है ना, कच्चा पक्का दोनों के बीच में लगा दो। ऐसे ये जो चिन्ह होता है योजक चिन्ह होता है, क्या योजक चिन्ह होता है, ठीक है। आगे निर्देशक चिन्ह में क्या होता है, बड़ा वाला डैश होता है। अल्प विराम में क्या होता है, कोष्ठ, ये छोटा सा जो होता है वो कॉमा होता है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा मेरे भाई,
आगे देखिएगा कि किसी पद या उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, किसी शब्द की वो उसे बोलते हैं अधोरेखा। ये तो सीधे बोल दिया, दिखाने के लिए शब्द के नीचे, और अधो का मतलब भी नीचे होता है, ये तो वैसे ही बता दिया इसने। ठीक है, इसमें हमको दिमाग लगाना ही नहीं था। आगे देखिए, संज्ञा की द्विरिक्ति हो तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह लगाते हैं? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि राम राम, संज्ञा की द्विरिक्ति हो गई ना, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह हो गया? वो योजक चिन्ह हो गया। कोष्टक तो आपको पता है कोष्टक हो गया। अवतरण, अच्छा अवतरण वाला चिन्ह आप जरा बताएं, अवतरण वाला, ये आपको मैं कमेंट के लिए कुछ तो छोड़ूं यार, पूरा नहीं बताऊंगा। निर्देशक चिन्ह में एकदम सीधा बड़ा वाला डैश होता है, जो कि योजक चिन्ह होता है उससे हल्का सा बड़ा होता है। आगे देखिएगा, आगे निम्नलिखित में से निर्देशक जो चिन्ह है बताओ, वो आपको बताना है। निर्देशक चिन्ह कौन सा है? देखिए, निर्देशक चिन्ह में होता है बड़ा वाला डैश। क्या होता है? बड़ा वाला डैश। ये तो पूर्ण विराम हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ए वाला हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखो, अल्प विराम का साइन कौन सा है? अल्प विराम का साइन कौन सा है? ये वाला देखो, कॉमा जो होता है यहाँ पर है, ठीक है। इसलिए निम्नलिखित चिन्हों में पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम कौन सा होता है भैया? पूरा डंडा होता है। क्या? पूरा डंडा होता है ना। ये कौन सा बताओ? ये अर्धविराम है, ये प्रश्नवाचक है, और ये कौन सा है? हल्का सा डैश है, और हल्का सा छोटा सा डैश जो होता है वो योजक चिन्ह होता है। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखो, बड़े ही बेहतरीन अच्छे सवाल है। देखिएगा, देखो ट्रिपल एक्स रेखांकित चिन्ह को कौन सा चिन्ह कहते हैं? ये मैंने आपको बताया था, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर में आए हुए। आप इनकी वैल्यू आप थोड़ा सा समझिएगा सर जी, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब होता है समाप्ति, लोप, टीकाकरण स्थान, ये होता है समाप्ति सूचक होता है। कौन सा होता है ये होता है समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। आगे देखो, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में कौन सा चिन्ह लगाते हैं? कहीं पर भी कोई भी शब्द अगर रिपीट होता है, युग्म आ जाए, तो समझ लो वहां पर योजक चिन्ह लगाते हैं। कौन सा? योजक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। देखो उसमें लिखा है ना, ये कौन सा है? देखो योजक, पहले एक कहीं गलत, सही है, ओके। आगे देखिए, हंस पद विराम चिन्ह का उपयोग कहाँ किया जाता है? हंस पद विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं, लिखने में कोई अक्षर छूट जाए, कोई गलती हो जाए, वहां पर हंस पद लगाते हैं। हंस पद का कैसा होता है? ये वाला साइन होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, किस विराम चिन्ह का ये घोतक है? मतलब ये पूछ रखा है कि भाई ये वाला जो साइन है ये किसका है? ये कोष्टक का है। किसका है बताओ? ये कोष्टक का है। मतलब इसमें जो आंसर दे रखा है सी वाला, वो ठीक है। किसका है ये कोष्टक का है भाई, याद रखना। अच्छा, उद्धरण क्या होता है? ये वाला होता है। विवरण कौन सा होता है? ये दो बिंदी आगे डैश। कोष्टक कौन सा होता है? ये वाला कोष्टक कहो, या ये वाला कोष्टक हो, या फिर मजला कह दो। और पुनरुक्ति दोबारा से वही रिपीट हो रहा है, रिपीट, तो वो सीधी बात है, योजक चिन्ह लगा दो, ठीक है। पुनरुक्ति सूचक दोबारा से नहीं, पुनरुक्ति सूचक में होता है जैसे ये वाला रिपीट जो होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखो, बराबर का साइन यहाँ पर पूछा है भाई। बराबर का मतलब होता है अगर समान है, तुल्यता है, तो ये हो जाएगा तुल्यता सूचक दोनों के। मतलब मैंने बताया था 5 बराबर 5, ठीक है, इस तरीके से। आगे देखिएगा, महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? देखिए मैंने आपको बताया था, अक्षर या शब्द को अगर विशेष बल देना हो, उसके बारे में बताना हो, तो वहां पर एकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। लेकिन कहीं पर कोई कथन अगर वगैरह है, उसको उद्धृत करने के लिए विराम चिन्ह लगाते हैं दोहरा उदाहरण। ये दोहरा उदाहरण नहीं है, एक्चुअल में उद्धरण लिखा हुआ है। क्या? उद्धरण है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वही डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, देखिए, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है वो कौन सा चिन्ह होता है? उन्हें भैया विराम चिन्ह बोलते हैं। विराम चिन्ह का मतलब ही क्या होता है भाई? थोड़ा सांस ले ले यार, ठीक है, थोड़ा पानी पत्ता पी लो यार, थोड़ा पानी पत्ता पी लो। आगे देखिएगा, अनुस्वार का चिन्ह जो होता है वो क्या होता है? देखिए, अनुस्वार मैंने आपको वर्णमाला का पूरा टॉपिक बता दिया है, दोबारा बताता हूँ। देखिएगा, आपको पता है स्वरों के अंत में अयोगवाह स्वर होते हैं। क्या? अयोगवाह होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं अयोगवाह। कौन से होते हैं? पहला जो होता है वो अनुस्वार होता है। क्या? अनुस्वार जिसे छोटी अंग बोलते हैं। और एक होता है विसर्ग। क्या होता है? एक विसर्ग होता है जिसे बड़ी अंग बोलते हैं। तो मैं वही पूछ रहा है कि भाई अनुस्वार के अंदर क्या होता है? स्वर के ऊपर एक बिंदी। देखो, स्वर के ऊपर एक बिंदी, मतलब इसका एक आंसर जो होता है वो सही हो जाएगा। हिंदी की वर्णमाला के बड़ी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया है, वो आप वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा,
शीला, शीला कहिए क्या हाल, और शीला क्या हाल है भाई, तो ये वाला बात है। तो यहाँ पर देखिएगा ये हल्का सा डैश लगा रखा है, क्या हल्का सा डैश लगा रखा है। अब ये कौन सा है बताता हूँ, ये कौन सा वाला साइन है, वो ये कहना चाहता है कि भाई ये कौन सा साइन है, क्योंकि आपको पता है शीला के बारे में आगे बोल रखा है, तो ये निर्देशक है, क्या निर्देश दे रहा है, और क्या हाल है, ठीक है, ये वाली बात है। आगे देखिएगा, आगे देखो, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो कौन सा चिन्ह होता है, आपको पता होगा। वाक्य को मतलब पूरा एंड करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, पूर्ण विराम लगाया, कौन सा, पूर्ण विराम। अल्प विराम कोष्टक जो कॉमा को बोलते हैं, उपविराम क्या होता है, दो बिंदियों को बोलते हैं, विवरण होता है दो बिंदी आगे डैश। चलो आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे बड़े ही बेहतरीन, चलिए हो गया, ठीक है। ये पूरा चैप्टर जो है मैंने आपको करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपका इस बार, देखिएगा मैंने अभी तक आपको सिर्फ 2 चैप्टर बताए हैं, क्या मैंने अभी तक आपको सिर्फ 2 चैप्टर बताए हैं। वो 2 चैप्टर आपको बताता हूँ। पहला जो है वो आपका व्याकरण का है, वो है आपका वर्णमाला का, क्या पहला जो है वो आपका वर्णमाला का है। पहले आपको पूरा जो है एकदम थ्योरी बताया है, ठीक है। उसके बाद में उसका 3 वीडियो है, क्या उसका 3 वीडियो है। पहला आपको थ्योरी मिलेगा, दूसरे में हल्का फुल्का और थ्योरी मिल जाएगा, तीसरा और दूसरा ये पूरा का पूरा ये प्रैक्टिस के लिए बना रखा है, ठीक है। तो इसको आप जरूर देख लेना। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आप नहीं देख रहे हैं इसलिए भैया देखो मत देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सही बताएं, अगर आप एक सही जगह पर आए हैं, भरोसा करते हैं, तो आप एक बार फील करेंगे कि चीजें तो एकदम सही मिल रही हैं, ठीक है। दूसरा जो अब मैंने आपको बता दिया, ये विराम चिन्ह है, क्या ये विराम चिन्ह है, आपको बता रहा हूँ अभी आपको कितना नंबर आपको बढ़ गया। विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह का आपको 2 वीडियो मिलेगा, ठीक है। पहले में आपको पूरा विराम चिन्ह का थ्योरी बताया है पहला, और दूसरा जो है वो प्रैक्टिस के लिए भी पर्याप्त है। तो ऐसे में आपके लिए 2। अब देखो वर्णमाला से कम देखिएगा, यूपीएसआई 2021 13 नवंबर 2021 की शिफ्ट को आप देख लेना। मॉर्निंग की है शिफ्ट, और उसमें मॉर्निंग की या आफ्टरनून की ये थोड़ा मैं भूल गया हूं, आप उसे देख लेना भाई। वर्णमाला के 5 सवाल आए, कितना, वर्णमाला के 5 सवाल आए आपके पेपर में, बताओ 5 सवाल आ गए तो बताना कितना नंबर हो गया, सीधा वर्णमाला का 10 नंबर हो गया। पता है ना, जितने भी पेपर यूपीएसआई की होते हैं वो सबके समय दे रखे हैं। तो ऐसे में मुझे ये पता है कि किस शिफ्ट में क्या क्या और कितना माल पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूँ आप शिफ्ट उठा के देख लेना। 13 नवंबर 2021 का बता रहा हूँ, सुबह दोपहर शाम ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो क्योंकि इसे भूल चुका हूं मैं। तो यहाँ पर 5 सवाल वर्णमाला के आए थे और एकदम बेसिक आए थे। यहाँ पर विराम चिन्ह देखिएगा, विराम चिन्ह ज्यादातर जो होता है आपको कम से कम 1 तो मिलेगा, और 1 मिल गया तो आपके 2 नंबर हो गए ना। अब 2 नंबर हो गए तो सीधे बात है, यहाँ पर 2 सवाल हो गया, 4 नंबर यहाँ हो गया, और 1 सवाल भी आ गया, 2 नंबर यहाँ हो गया। मतलब अब तक मैंने आपको 6 नंबर पक्के करवा दिए। भरोसा करिएगा, आपके एग्जाम तक जब भी आपका पेपर होगा बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा। आपका एग्जाम कोई भी हो, कंटिन्यूअस तरीके से आप उनको जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपका जो है बिल्कुल लाभ होगा। और ऐसे विद्यार्थी मैं चाहता हूं कि आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें। ऐसे विद्यार्थी, देखिए मैं कोई टीचर नहीं हूं भाई, मैं कोई पेड टीचर नहीं हूं जो अपने लाभ या हानि के लिए आपसे इस सवाल का जवाब पूछ रहा हूं। आप भी देखिए, आपने पहले भी पढ़ाई कर रखी होगी, और जगह पढ़ाई कर रखी हो, पढ़ भी रहे होंगे, आपको लगता है कि हाँ यार देखो वहाँ से यहाँ थोड़ा सा अलग है, ठीक है, वहाँ से यहाँ पर आपको क्या चीज़ें चेंज लगती हैं, क्या चीज़ें आप और बेहतर करना चाहते हैं। देखिए आपका सहयोग मिले, ठीक है, आपका अगर सहयोग मिलता रहे तो इस क्लास को हम बता रहे हिंदी में से ऐसा कोई शब्द नहीं छोड़ेंगे जो आपको यहाँ पर बोर्ड पर ना छाप दें, ठीक है ना। जीके जीएस की सीरीज कंटिन्यू हुई थी, 10 प्रॉमिस किया था, 10 क्लास मैंने आपको दे दी है भाई साहब, भूत बना दिया। 1000 से ज़्यादा सवाल मैंने उसमें करवाए मात्र 10 वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि नौकरी के साथ में इतना समय नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो समय हो, तो ये भी दिक्कत होता है, लेकिन प्रयास है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अदर जो और भी जहाँ से आप पढ़ते हैं, पैसा दे करके पढ़ते हैं या फिर जो भी जैसे ही पढ़ते हैं, वहाँ से और यहाँ में क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है। तो और जो भी आप सजेशन देंगे उसको चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन आप ये कहेंगे गुरुजी लाइव आया करो जी, ऐसे ना पढ़े, तो भैया पढ़ो मत पढ़ो, लाइव तो हम शायद नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारा खुद टाइम का कोई फिक्स नहीं होता है। कल पता चला कि आज मॉर्निंग का ड्यूटी है, 10 दिन बाद दोपहर का ड्यूटी हो गया, अगले 10 दिन बाद शाम का ड्यूटी हो गया, यस और नो, तो बताओ कैसे एक टाइम तो नहीं हो पाएगा। हम भी चाहते हैं, लेकिन चाहने से मतलब नहीं होता ना, नौकरी होती है भाई, कोई भी अपनी नौकरी को छोड़ना नहीं चाहता है। आप जो बोलते हैं कि साहब देखो इसमें रह करके क्या, नौकरी से ज़्यादा तो आप ऑलरेडी यहाँ पर अर्न कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। देखिएगा जब तक आपके हाथ पैर चल रहे तब तक तो आप कहीं भी कुछ भी कोई काम कर सकते हैं, बेरोजगार रह करके भी अपनी जो है ना जीवन शैली चला सकते हैं। लेकिन जब आपका बुढ़ापा आ जाता है ना, तो उस टाइम पर भाई सही बात है, उसके बाद आपको एक ऐसी नौकरी की तलाश होती है कि भाई आराम से बैठ करके मुझे बस देती रहे,
ठीक है, सरकारी नौकरी में एक बार आ जाओ, उसके बाद टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है ना। और यार देखो, जेल डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी लोग पहले नहीं रखते थे, अब हम आपको बताते हैं सबसे बड़ा प्रमोशन जेल डिपार्टमेंट में जाता है, मतलब डिप्टी जेलर, ठीक है, जो आपका अपर PCS से जो आते हैं, ठीक है। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।